हेलो क्लास 9 के चैंपियन बच्चों, आपका इस सेशन में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं ग्रेविटेशन चैप्टर का फास्ट रिवीजन, रैपिड रिवीजन। और ये रिवीजन लगभग 30 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि पूरा चैप्टर आपने अगर पढ़ा है और अगर आप इस चैप्टर को रिवाइज करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। तो चलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। पहले हम एनसीईआरटी पे चलते हैं और देखते हैं कि इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, वो सारे टॉपिक रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, तो अगर इस चैप्टर पे आया जाए तो जो पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, अब क्या है ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, आइए समझते हैं। मैं आपको इसी तरह टॉपिक वाइज रिवाइज करा देता हूं। ठीक है, तो यहां मैंने लिख दिया यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्लियर? जब तक ग्रेविटेशन को नहीं समझोगे, यानी ये लॉ नहीं समझोगे, तब तक आपको ग्रेविटी नहीं समझ में आएगी। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है क्या कहता है, ये इस बात को कहता है कि अगर दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, दोनों ऑब्जेक्ट का मान लेते हैं, मास कितना है, इसका m1 इसका m2, और दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, d। तो ये दोनों ऑब्जेक्ट, यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट ले लो, यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट ले लो, दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को एक अट्रैक्टिव फोर्स से ना खींचते हैं अपनी तरफ। यानी ये पहला ऑब्जेक्ट इसको अपनी तरफ खींच रहा है। क्लियर? मान लेते हैं कितने फोर्स से, एफ फोर्स से, और ये ऑब्जेक्ट इसको भी अपनी तरफ खींच रहा है, कितने फोर्स से, वही एफ फोर्स से। तो ये जो एफ फोर्स है ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स मास ऑफ ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस है उससे कैसे रिलेट होता है, इस लॉ को बताने वाला लॉ है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को जिस फोर्स से खींचते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है। सबसे पहली बात तो हमको यह समझ में आनी चाहिए, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये अट्रैक्टिव नेचर का होता है, रिपल्सिव नेचर का नहीं होता। यानी ये जो फोर्स लगता है तो ये हमेशा अट्रैक्ट करता है, दो चीजों को पास लाना चाहता है, दूर ले जाना नहीं चाहता, रिपल्सिव फोर्स नहीं है। तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स को हमने क्या बोल दिया, एफ। अब ये दोनों फोर्स बराबर है, यानी m1 ने जो m2 पे लगाया और m2 ने जो m1 पे लगाया ग्रेविटेशनल फोर्स, ये दोनों ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू, मैग्नीट्यूड बराबर है। लेकिन ये फोर्स का मास और डिस्टेंस के साथ क्या रिलेशन है, इस लॉ को बताने वाला लॉ होता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो ये लॉ जो है वो पहला पॉइंट क्या बोलता है, पहला पॉइंट ये बोलता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों ऑब्जेक्ट के जो मास है उसके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो दोनों ऑब्जेक्ट का मास m1 m2, इन दोनों का प्रोडक्ट यानी दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आई उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। एक पॉइंट। और दूसरा पॉइंट इस लॉ का यह कहता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है F, वो दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को मिला दो तो यह बन जाता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यानी कि रिश्ता तय हो रहा है कि फोर्स का मास ऑफ ऑब्जेक्ट के साथ क्या रिश्ता है और ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस के साथ क्या रिश्ता है। तो मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये रिश्ता है, और इसी रिश्ते वाली बात को हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। अब अगर मैं दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर दूं तो ये बन जाएगा ना, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। और साइंस का ये नियम है कि अगर आप प्रोपोर्शनल का साइन हटाकर इक्वल का साइन लगा रहे हैं तो इस वैल्यू में आपको एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना होगा, और वही जो कांस्टेंट है वो कहलाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, जिसको कैपिटल जी से लिखते हैं। ठीक है, तो जब हमने जी लगा दिया तो बाकी वैल्यू वैसा का वैसा हम क्या कर देंगे, लिख देंगे। तो ये बन गया फॉर्मूला किसका, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स को निकालने का ये फॉर्मूला बन गया। अब इस पे क्वेश्चन आता है कि मास डबल कर दें, डिस्टेंस आधा कर दें तो फोर्स पे क्या असर पड़ेगा, मास आधा कर दें, डिस्टेंस सेम रखें तो फोर्स पे क्या असर पड़ेगा। तो ये आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। ठीक है, अब यहां एक चीज और, जी की वैल्यू और यूनिट पूछी जाती है।
तो यहां आप एनसीईआरटी में देखोगे तो यहां साफ साफ लिखा है, ये देखो ये रिलेशन आ गया, ये रिलेशन आया ना, क्लियर। अब देखो यहां जी की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अगर आप जी की वैल्यू देखोगे तो वैल्यू कितनी होती है, जी की वैल्यू होती है 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो ये भी आपको याद होना चाहिए, है ना। जी की जो वैल्यू होती है 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अच्छा, ये यूनिट अगर भूल गए तो याद कैसे रखें, ये यूनिट इसी फॉर्मूले से आया है, ठीक है। जैसे कि इस फॉर्मूले में ध्यान से देखो, फोर्स बराबर क्या है, जी इंटू मास है, m1 m2 मतलब मास ही तो हुआ, अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, है ना, तो डिस्टेंस का स्क्वायर। अब सबकी यूनिट रख दो, फोर्स की यूनिट न्यूटन, जी की वैल्यू निकालनी है, यूनिट निकालना है, मास का केजी इंटू केजी यानी केजी स्क्वायर, और डिस्टेंस का मीटर तो मीटर का स्क्वायर। अब जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये न्यूटन में मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दो, तो जी बराबर हो जाएगा न्यूटन में मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दिया अपॉन में केजी स्क्वायर कर दिया, और यही आपका वैल्यू आ गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, डन, समझ में आया। तो ये इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने का जो फॉर्मूला है वो इस लॉ से आया है, और ये लॉ ये कहता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो दोनों ऑब्जेक्ट के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। वहीं से ये फॉर्मूला आया है। अब इस फॉर्मूले को चाहो बदल के तो ऐसा भी लिख सकते हो, F इजकल टू जी, दोनों ऑब्जेक्ट का मास सेम हो जाए, ठीक है, तो जी एम स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, ये भी लिखा जा सकता है, ठीक है, डन। तो अगर आपको यह बोल दिया जाए कि अर्थ पे कोई ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट का मास दे दिया जाए और अर्थ का मास दे दिया जाए और अर्थ का आपको रेडियस पता है, तब ये क्वेश्चन मतलब उस ऑब्जेक्ट पे लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल लोगे। मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि मान लो ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ पे ये रहा ऑब्जेक्ट, ठीक है, डन। अब ये जो स्मॉल एम है ये ऑब्जेक्ट का मास है, और जो कैपिटल एम है वो अर्थ का मास है, डन। बात समझ में आ गई, इसको मैं कह देता हूं ये अर्थ है। अब पूछेगा, मान लो कि ये अर्थ इस ऑब्जेक्ट को कितने ग्रेविटेशनल फोर्स से खींच रहा है। भाई अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स लगाकर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रहा है, तो वो फोर्स निकालना है तो कैसे निकालोगे, तो फॉर्मूला यही लगेगा, फॉर्मूला यही लगने वाला है, कौन सा, ये वाला। बस इसमें एक मास हो जाएगा ऑब्जेक्ट का, दूसरा मास हो जाएगा अर्थ का, और डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो यहां डिस्टेंस की जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगी, तो अर्थ के सेंटर से हम ये वाला डिस्टेंस मेजर करेंगे, तो यहां जो ये डिस्टेंस है वो आपका रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां आपका जो फॉर्मूला है वहां डी की जगह हम क्या पुट कर देंगे, आर, तो फॉर्मूला ऐसा बदल जाएगा, जी मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू मास ऑफ अर्थ अपॉन डी की जगह आर का स्क्वायर, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में दिया भी है, देख रहे हो आप। सर अर्थ का मास कितना होता है, अर्थ का रेडियस कितना होता है, तो ये तो आपको याद होना चाहिए। और इसके लिए देखो आपको ये एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल 9.1। तो अर्थ का मास कितना होता है, अर्थ का मास होता है 6 इंटू 10⁻24 kg। तो आपको यहां जो कैपिटल एम है वो कितना रखना है, 6 इंटू 10⁻24 kg रखना है। ऑब्जेक्ट का मास वो क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है, क्लियर, बात समझ में आ गई। और अर्थ का जो रेडियस है वो होता है 6400 किलोमीटर, कितना होता है 64 मतलब 6400 किलोमीटर। एक मिनट दिखा रहा हूं आपको,
यहाँ दिख नहीं रहा, यहाँ वैल्यू दी गई कहीं क्वेश्चन में, मैं मतलब क्वेश्चन में है, ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो आपको उसका ध्यान रखना है, ठीक है। चलो यहाँ मैं बता देता हूं, ये अर्थ का जो रेडियस होता है वो 6400 किलोमीटर होता है, तो किलोमीटर को आपको बदलना है किसमें, मीटर में, और तब वैल्यू पुट करनी है और तब आपका ग्रेविटेशनल फोर्स निकल कर आ जाएगा, ठीक है, डन। चलिए, और इसी ग्रेविटेशनल फोर्स को हम ऑब्जेक्ट का क्या कहेंगे, वेट कहेंगे, डन, बात समझ में आ गई। चलिए, अब आता है इसमें अगला टॉपिक, वो ये है कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का इंपॉर्टेंस क्या है। तो यहां आपके इंपॉर्टेंस में कुछ एग्जांपल दिए हैं कि ग्रेविटेशन लॉ से, यानी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से ही हम क्या निकाल सकते हैं, हम वो फोर्स का पता लगा सकते हैं जो हमको अर्थ लगा रही है, यानी अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स भी हम इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, यानी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। फिर मून ऑफ द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, अर्थ के चारों तरफ मून घूम रहा है, तो वो कौन से फोर्स के कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, उसकी वैल्यू कितनी होगी, इसी फॉर्मूले से, यानी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से पता कर सकते हैं। मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड सन, ये भी इसी से पता कर सकते हैं। और टाइड्स ड्यू टू द मून एंड सन, सन और मून के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण समुद्र में लहरें जो टाइड हैं वो उठती हैं, हाई टाइड लो टाइड, तो उसको भी हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। यानी अगर आपसे कभी इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पूछेगा तो आपको ये सारे पॉइंट्स लिखने होंगे और ये लिखना होगा कि इन सारी चीजों का एक्सप्लेनेशन इसी लॉ में छुपा है, ठीक है, डन। चलिए, अब बात करते हैं फ्री फॉल। फ्री फॉल कंडीशन किसे कहते हैं? फ्री फॉल कंडीशन को समझना है तो पहले हमें यह समझना होगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हवा से ड्रॉप किया जाता है, जैसे ये पेन, तो ये पेन नीचे गया, हां सर नीचे गया, तो नीचे जा रहा है तो कोई ना कोई फोर्स लग रहा है, तो क्या मैंने फोर्स लगाया? नहीं, तो फोर्स किसने लगाया? अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स लगा। तो अगर ऑब्जेक्ट पे सिर्फ एक फोर्स लगे और वो रहे ऑब्जेक्ट मतलब वो रहे अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स, और केवल अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही ऑब्जेक्ट नीचे जाए, तो ऐसे कंडीशन को फ्री फॉल कहते हैं। लेकिन अगर मैं इस पेन को पकड़ लूं और इस पेन को मैं नीचे ले जाऊं, तो यहां ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ साथ मेरे हाथ का फोर्स भी लग रहा है, तब ये फ्री फॉल नहीं है। लेकिन अगर पेन को मैं ऐसे ड्रॉप कर रहा हूं तो मेरे हाथ का कोई फोर्स नहीं लगा, मैंने तो पेन को छोड़ दिया, तो पेन पर सिर्फ एक फोर्स लग रहा है, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। और जब भी केवल ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ के कारण कोई ऑब्जेक्ट जब अर्थ की तरफ गिरता है तो वो कंडीशन कहलाती है फ्री फॉल, ठीक है। तो फ्री फॉल का मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ गिर रहा है और वो केवल एक फोर्स के कारण गिर रहा है, और वो फोर्स है अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स। When object falls only due to, when object fall towards earth only due to the gravitational force of earth, gravitational force of earth, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, केवल अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ गिरता है तो वो होती है फ्री फॉल कंडीशन। और जब भी वो अर्थ की तरफ गिर रहा है तो उसकी वेलोसिटी टाइम के साथ क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। यानी ये कैसा मोशन है? ये फ्री फॉल एक यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन है, यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन है, यानी उसकी वेलोसिटी टाइम के साथ क्या हो रही है? इंक्रीज, लेकिन यूनिफॉर्म रेट से इंक्रीज हो रही है। तो फ्री फॉल इज ए यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन, यानी एक्सिलरेशन क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। और इस एक्सिलरेशन को हम क्या कहते हैं? हम ए ना कहकर उसको जी कहते हैं, और जी का मतलब हुआ एक्सिलरेशन, लेकिन ड्यू टू, जी क्या है? एक्सिलरेशन है, लेकिन किसके कारण? ग्रेविटी के कारण। तो जी का नाम क्या है? एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी का नाम क्या है? एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला डिराइव करने को आता है कई बार, तो इसका फॉर्मूला कैसे डिराइव करेंगे? तो हमने पढ़ा है फोर्स बराबर जी मास ऑफ अर्थ का स्क्वायर अपॉन रेड, ये होता है मास ऑफ ऑब्जेक्ट्स का मल्टीप्लाई अपॉन डिस्टेंस, और डिस्टेंस अर्थ के केस में डिस्टेंस क्या हो जाएगा आर, तो आर का स्क्वायर। और फोर्स बराबर क्या होता है? फोर्स बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन को हमने जी बोल दिया। ठीक है, अब ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट कट जाएगा, तो जो जी की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी? जी की वैल्यू आ जाएगी जी एम अपॉन आर स्क्वायर, जहां एम क्या है? मास ऑफ अर्थ, और आर क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ। तो जी मतलब यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, ये कैपिटल जी है। कैपिटल जी मतलब होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, और स्मॉल जी का मतलब होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी इंटू मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। तो अगर आप ये सारी वैल्यू पुट कर दो तो जी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब अर्थ का जो शेप है वो कुछ ऐसा है, यानी अर्थ पोल पे चिपटी है और इक्वेटर पे थोड़ी चौड़ी है, यानी ये वाला रेडियस, इक्वेटर वाला रेडियस पोल वाले रेडियस से ज्यादा है, इक्वेटर वाला रेडियस पोल वाले रेडियस से ज्यादा है। तो जरा इस फॉर्मूले पे गौर फरमाओ। तो अगर आपका रेडियस बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कम हो जाएगी। तो रेडियस कहां बढ़ा? इक्वेटर पे, है ना? इक्वेटर और पोल अगर हम कंपेयर कर लें तो इक्वेटर पे रेडियस ज्यादा है एज कंपेयर टू पोल, और इसीलिए इक्वेटर पे जो जी है वो कम है एज कंपैरिजन टू पोल। यानी पोल पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू मैक्सिमम होती है, पोल यानी नॉर्थ पोल साउथ पोल दोनों, और इक्वेटर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू मिनिमम होती है। जी की वैल्यू मैक्सिमम कहां होती है? पोल पे होती है, और जी की वैल्यू मिनिमम कहां होती है? इक्वेटर पे। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि अगर पोल से आप इक्वेटर की तरफ आओगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी? घटेगी, और अगर आप इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहे हो तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी। तो यानी जी की वैल्यू, स्मॉल जी की वैल्यू अर्थ पे कहीं भी एक जैसी नहीं होती, बदल जाती है ना, यहां कुछ और है, यहां कुछ और है, यहां कुछ और होगा। तो हमने एक एवरेज वैल्यू ले लिया, और वही एवरेज वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि है तो एक्सेलरेशन तो इसकी यूनिट एक्सेलरेशन के यूनिट के बराबर होगी। तो 9.8 लिया तो हर जगह 9.8 थोड़ी रहता है, पोल पे ज्यादा है, इक्वेटर पे कम है, बीच में इन दोनों के बीच की वैल्यू है, तो सब जगह का एवरेज निकालकर हम 9.8 ले लेते हैं। क्वेश्चन में अगर बोला है 10 लेने को तो 10 ले लीजिए। ठीक है, और जी की वैल्यू कांस्टेंट ही है। तो अगर जी की वैल्यू कांस्टेंट है तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? इक्वेशन ऑफ मोशन किस में लगा सकते हैं? फ्री फॉल कंडीशन में, अंडर फ्री फॉल। तो जो v इक्वल टू यू प्लस एटी होता है, ये फॉर्मूला बदल के हो जाएगा v इक्वल टू यू प्लस जी टी, क्योंकि एक्सेलरेशन यहां कौन सा एक्सेलरेशन हो जाएगा? जैसे कार प्लेन रोड पे चल रही है तब वहां एक्सेलरेशन ए है, लेकिन कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल के कारण गिर रहा है तो उसमें जो एक्सेलरेशन है वो एक्चुअली में जी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो ए की जगह जी आ गया। तो ये पहला इक्वेशन बन गया। इसी तरह दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये बन जाएगा आपका वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। अब s की जगह h आ गया, s मतलब था डिस्टेंस, तो ये कौन सा डिस्टेंस था? ये ऐसे ये वाला डिस्टेंस था, लेकिन फ्री फॉल में तो ये वर्टिकल डिस्टेंस लिया जाएगा, और वर्टिकल डिस्टेंस यानी ऑब्जेक्ट को हमने ऐसे छोड़ दिया तो अर्थ की तरफ ये बॉल गिर रही है, तो ये वाली जो हाइट है ये वर्टिकल डिस्टेंस है, इसी को h कह रहे हैं। ठीक है,
और यहां जो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है वो फ्री फॉल में क्या हो जाएगा, s की जगह h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 3 इक्वेशन आपको याद रखना है और इसमें g की वैल्यू कभी 9.8 कभी 10 लेना है, देखना पड़ेगा सिचुएशन के हिसाब से। अगर वैल्यू ऐसी है कि 9.8 से कट रहा है तो फिर 9.8 लेना पड़ेगा g की वैल्यू, और अगर क्वेश्चन में बोल दिया 10 ले लो तो फिर 10 ले लो। लेकिन इसमें g की वैल्यू का साइन माइनस कब लेंगे प्लस कब लेंगे, तो ये भी ध्यान रखना है। तो g का साइन माइनस तब होगा जब मोशन ऊपर की तरफ हो रहा है किसी ऑब्जेक्ट का और ग्रेविटी नीचे लग रही है। ग्रेविटी तो हमेशा नीचे ही लगनी है, लेकिन ऑब्जेक्ट का जो मोशन हो रहा है वो ऊपर की तरफ हो रहा है, अपवर्ड। जैसे हमने बॉल को ऊपर फेंक दिया, तो बॉल को जब फेंका तो उस समय जो वेलोसिटी है वो इनिशियल, और जब बॉल ऊपर जा रही है तो टॉप पर जो उसकी वेलोसिटी होगी वो फाइनल। तो बॉल मोशन ऊपर हो रहा है लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है। तो इस केस में जब आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओगे तो जी का साइन क्या लोगे, माइनस लोगे। लेकिन जब बॉल नीचे आ रही है अर्थ की तरफ, यानी मोशन भी नीचे हो रहा है और ग्रेविटेशनल फोर्स भी कहां लग रहा है, नीचे, तो जब दोनों का डायरेक्शन सेम होता है तो जी की जो साइन होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, वो साइन क्या होता है, प्लस होता है। बात समझ में आई? ठीक है। तो इस पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए गए हैं, आप इसके क्वेश्चन लगा सकते हो। ठीक है, तो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, तो ये देख रहे हैं इक्वेशन ऑफ मोशन हम लगा सकते हैं उसमें। ठीक है, तो ये आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिए, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और जी का मैंने आपको वो भी बता दिया। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो होता है वेट और मास। ठीक है, ये क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और अगर इसको मैं ऑब्जेक्ट के मास से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये ऑब्जेक्ट का क्या निकल कर आ जाएगा, वेट। और वेट क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। यानी वेट एक तरीके का फोर्स है। ये कौन सा फोर्स है, ये वो ग्रेविटेशनल फोर्स है जिस ग्रेविटेशनल फोर्स से अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ क्या कर रही है, खींच रही है। तो मैंने अभी बताया था स्टार्टिंग में कि अगर आप ये पता लगाना चाहते हो कि ये ऑब्जेक्ट, ये अर्थ इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ कितने फोर्स से खींच रही है, तो वो जो फोर्स है वो क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। और वही ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कहलाता है, वेट कहलाता है। और वेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन हो जाता है। ये वैल्यू किसके बराबर है, एक्सेलरेशन के बराबर है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। ये हो गया ऑब्जेक्ट का मास, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मतलब जी कैपिटल एम अपॉन आर का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा क्या, जी एम इंटू स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला आ गया, और वही ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो गया, वेट। अब ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो बदल सकता है। जैसे ये अर्थ है, ये मून है, ठीक है। तो अर्थ पे अगर वेट W है तो आप मून पे चले जाएंगे तो आपका वेट 1/6 हो जाएगा अर्थ के। लेकिन ये ऐसा क्यों हुआ, मास 1/6 हो गया, नहीं, मास हमेशा सेम रहता है, मास कभी नहीं बदलता। ये तो जी बदल गया था, अर्थ पे जी है तो यहां G/6 हो गया। तो अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बदलने से वेट बदल जाएगा। तो यहां वेट जो बदला है वो ड्यू टू जी के बदलने से हुआ है। और जी क्यों बदलेगा भाई, जी का फॉर्मूला ये होता है, अब अगर आप मास ऑफ अर्थ ले रहे हो, रेडियस ऑफ अर्थ ले रहे हो, तो अर्थ का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आएगा। और अगर आपने मून का मास, मून का रेडियस ले लिया तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आएगा वो मून का आएगा। और जो मून का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो अर्थ के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का 1/6 होता है। तो वेट बदलता है, मास नहीं बदलता ऑब्जेक्ट का। अगर आप अर्थ पे 10 किलो के हैं तो मून पे भी 10 किलो के होंगे, लेकिन अर्थ पे जो आपका वेट है वो मून पे जो वेट होगा वो सेम नहीं होगा, वेट अलग अलग होगा। और कितना होगा, तो मून पे हमेशा ये 1/6 हो जाता है, G/6 हो जाता है, मास सेम रहता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए अब इसमें आखिरी टॉपिक पे आ गए हैं। आखिरी जो टॉपिक है वो है आपका थ्रस्ट प्रेशर। तो बहुत सिंपल चीज है,
ठीक है। थ्रस्ट प्रेशर मतलब अगर किसी सरफेस पे कोई परपेंडिकुलर फोर्स लगता है, किसी सरफेस पे कोई परपेंडिकुलर फोर्स लगता है, तो उस परपेंडिकुलर फोर्स को हम क्या कहते हैं? थ्रस्ट कहते हैं। ठीक है। और ये थ्रस्ट, ये फोर्स जो इस सरफेस के परपेंडिकुलर लगा, तो इस सरफेस का जो एरिया है, अगर इस थ्रस्ट को उस एरिया से डिवाइड कर दें तो फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है? प्रेशर होता है। तो ये निकल कर आ जाएगा प्रेशर। ठीक है। अब आप ही बताओ, अगर आपको मैं एक कील पे खड़ा कर दूं और हजारों कील पे खड़ा करूं, तो आपके लिए आसान क्या है? हजारों कील पे खड़ा होना। क्यों? 1000 कील की वजह से सरफेस एरिया बढ़ गया, तो आपका जो वेट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, है ना। आप एक बार सैंड पे खड़े हो जाइए और एक बार सैंड पे लेट जाइए, तो सैंड पे जब आप खड़े होंगे तो गड्ढा ज्यादा हो जाएगा, धसेगा ज्यादा, लेकिन अगर आप लेट गए हैं तो एरिया बढ़ गया। सेम फोर्स सेम थ्रस्ट, लेकिन एरिया ज्यादा होने की वजह से प्रेशर कम हो जाएगा। तो अगर इसका एसआई यूनिट देखें तो इसका होता है न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर, तो प्रेशर का यूनिट क्या हो गया? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही हम क्या कहते हैं? पास्कल कहते हैं। जो चीज यहां लिखी हुई है, द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल, तो पास्कल का मतलब होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। चलिए, अब आता है लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, और वो है प्रेशर इन फ्लूइड, जिसमें हमें बायंसी की बात करनी है। ठीक है। तो बायंसी का मतलब क्या है? अगर आपने घर में देखा होगा, घर में नहाने के लिए हमारे पास बकेट होता है, बाल्टी। ठीक है। और बाल्टी में अगर आप पानी भर दो, ठीक है, और अपना हाथ, आप अपने हाथ को इस पानी के सरफेस पे ऐसे रखो, तो ऐसा लगेगा पानी आपको ऊपर की तरफ पुश कर रहा है। तो ऑब्जेक्ट, ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको हमने पानी में डुबोया, तो पानी उस ऑब्जेक्ट पर एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाती है, और पानी द्वारा, फ्लूइड द्वारा ऑब्जेक्ट पे लगने वाला ये अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स है, अपवर्ड डायरेक्शन में लगने वाला जो फोर्स है, जो कौन लगाता है? लिक्विड लगाता है। लिक्विड चाहे पानी हो चाहे कोई और हो, तो अपवर्ड डायरेक्शन है, हमेशा ऊपर की तरफ लगता है, और अपवर्ड डायरेक्शन में लगने वाला ये जो फोर्स है, यही फोर्स कहलाता है बायंट फोर्स। क्या कहलाता है? फोर्स ऑफ बायंसी या बायंट फोर्स कहलाता है। ठीक है। अब ये बायंट फोर्स कितना लगेगा, ये कैसे पता लगाए? तो ये पता लगाने का सिंपल है, आर्किमिडीज ने इसका एक सिद्धांत दिया था। ठीक है। और आर्किमिडीज ने इसका सिद्धांत क्या दिया था वो हम बताते हैं। ये देखो आपका टॉपिक है ना, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो ये बायंट फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, तो ये बताने के लिए आर्किमिडीज ने ये बताया कि मान लीजिए कि आपने यहां एक बॉल क्या किया, डिप किया। बॉल के वजह से अगर आप बॉल को डिप करोगे तो पानी यहां से डिस्प्लेस होगा। जैसे मान लो कि ये पूरा भरा होता, ये बकेट मान लो पूरा भरा होता, ये बकेट है, ठीक है, और ये बकेट पूरा पानी से भरा हुआ है, पूरा लबालब। ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस बकेट में एक ऑब्जेक्ट को डुबाने की कोशिश कर रहा हूं। तो अगर मैं ये ऑब्जेक्ट इसमें डुबाऊंगा तो पानी इसमें से बाहर निकलेगा। क्यों भाई? जहां पानी था वहां तो आपने बॉल ला दिया। आप खुद एक्सपेरिमेंट करके देखो, एक गिलास ले लो, गिलास में क्या करो, पूरा पानी भर दो पूरा ऊपर तक, और फिर उसमें कोई चीज डुबाने की कोशिश करो तो पानी गिलास से बाहर गिर जाएगा। तो जो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है, इस लिक्विड का आप वेट निकाल लो, वेट ऑफ लिक्विड या फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। जो पानी बाहर गिरा उस पानी का वेट निकाल लो, और ये जो पानी का वेट होगा यही किसके इक्वल होगा? उस पानी द्वारा ऑब्जेक्ट पे लगाया गया जो बायंट फोर्स है उसी के इक्वल होगा। बात समझ में आ गई? और ये बताने वाले जो प्रिंसिपल है वो वही है आर्किमिडीज प्रिंसिपल।
और इसी प्रिंसिपल पे नाव बनती है, इसी प्रिंसिपल पे सबमरीन बनती है ना। इसी प्रिंसिपल पे मिल्क की डेंसिटी पता लगाने के लिए हम लैक्टोमीटर यूज करते हैं, वो बनता है। हाइड्रोमीटर जो कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड को पता करने के लिए, यानी कोई लिक्विड की डेंसिटी कितनी है ये हम हाइड्रोमीटर से पता लगते हैं, ये भी आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे बेस्ड है। ठीक है, तो यहां लिखा है कि व्हेन ए बॉडी इज इमर्ज्ड फुली और पार्शियली इन ए फ्लूइड इट एक्सपीरियंस एन अपवर्ड फोर्स दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। तो ये जो अपवर्ड फोर्स है वो बायंड फोर्स है, और ये किसके इक्वल होगा, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस, जो पानी डिस्प्लेस हो गया है, गिर गया है, अलग हुआ है बर्तन में से, उस पानी के वेट के बराबर ये बायंड फोर्स होगा, जो हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है। ठीक है, और लास्ट में आता है कि अगर आपको पता है कि कोई चीज कब डूबेगी पानी में, कब सिंक कर जाएगी, कब फ्लोट कर जाएगी, इसका पता कैसे लगाएंगे। तो दो चीज होती है, ऑब्जेक्ट और फ्लूइड। ठीक है, तो अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी, डी मतलब डेंसिटी, तो अगर डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ज्यादा है किससे, डेंसिटी ऑफ लिक्विड से या फ्लूइड से, यानी कि जिस पानी या जिस लिक्विड में हम ऑब्जेक्ट को डुबा रहे हैं, अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज्यादा हुई तो वो डूब जाएगा, सिंक कर जाएगा। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम है, जैसे पानी में थर्माकोल फेंक दो, थर्माकोल तैरेगा, क्यों, क्योंकि जो थर्माकोल है वो ऑब्जेक्ट है, उसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से भी कम है। और अगर डेंसिटी ऑफ फ्लूइड ज्यादा हो गया, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड ज्यादा हो गया, तो जाहिर सी बात है कि तब वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, फ्लोट करेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम तो उस पर लगने वाला बाइंड फोर्स भी कम, बाइंड फोर्स कम लगेगा, है ना, सॉरी, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड क्या है, ज्यादा, तो ग्रेविटी से ज्यादा बाइंड फोर्स लगेगा और उसके कारण ये फ्लोट करेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई, ये कंडीशन है, ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये हमारा फास्ट रिवीजन हो चुका है, और ये वीडियो, ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस हम अपने चैनल पे डाल रहे हैं, दैट इज क्लास 9th बाय अड्डा 24/7। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और ऐसी तमाम वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।